कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक घायल अमेरिकन सोल्जर को जिसे कुछ वियतनामी योद्धा बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं। उसे रस्सी से बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटा जाता है और फिर जहरीली चींटी के छत्ते के साथ उल्टा टांग दिया जाता है। चींटियों के काटने से उसके शरीर का सारा पानी जैसे सूख जाता है। वो वियतनामी योद्धा उसे डराते हैं, धमकी देते हैं और यहाँ तक कि उसके वो जगह शायद किसी जानवर के रहने लायक भी नहीं थी। लेकिन आखिर ये वियतनामी योद्धा उस अमेरिकन सोल्जर के साथ इतना अमानवीय बर्ताव क्यों कर रहे थे? साल था 1955। उस समय अमेरिका और वियतनाम के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। अमेरिका उन जगहों और देशों पर बम गिरा रहा था जो वियतनाम को मदद कर रहे थे। बदकिस्मती से लाओस भी उन्हीं देशों में से एक था। गया था क्योंकि यह उसका पहला मिशन था, इसलिए उसने गलती से काफी नीचे से हमला कर दिया, जिसके कारण दुश्मन की गोलियों ने उसके प्लेन का पंख उड़ा दिया और वह सीधे दुश्मनों के इलाके में जा गिरा। सौभाग्य से वह उस हादसे में जान से बच जाता है, लेकिन वियतनामीज आतंकवादी उसे तलाशना शुरू कर देते हैं। डेंगलर किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल के अंदर से मदद के लिए सिग्नल भेजता है, मगर इतनी घनी जंगल में उसे ढूंढ पाना मानो बूस सिखाया गया था कि जब 12 वियतनामीज दुश्मन एक साथ उसके सिर पर AK-47 तान कर खड़े होंगे तब वह क्या करेगा। जल्दी ही स्थानीय वियतनामीज योद्धा उसे ढूंढ लेते हैं और पकड़कर उसी पर बेरहमी शुरू कर देते हैं। वह उसकी गर्दन में रस्सी बांधकर पूरे गांव में घसीटते हुए ले जाते हैं। ट्रेनिंग में उसे सिखाया गया था कि अगर कभी पकड़े जाओ तो हमेशा मुस्कुराते रहना और अच्छे से बात करना। इसीलिए डेंगलर वही कर रहा था, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि यहाँ उसकी ट्रेनिंग का कोई भी हिस्सा काम नहीं आने वाला। शुरू कर देते हैं। वियतनामीज लड़ाके कान के बिल्कुल पास गोली चलाते, जिसकी तेज आवाज से कुछ देर तक उसे कुछ सुनाई तक नहीं देता था, और यहीं से उसके जीवन का एक नया और डरावना अध्याय शुरू होता है। मानना पड़ता कि वह अमेरिका के आदेश पर यह बम गिरा रहा था और यहाँ जिन लोगों की मौत हो रही है उसकी जिम्मेदारी अमेरिका की है। डेंगलर कहता है कि उसने कभी किसी मासूम इंसान की जान नहीं ली, उसे सिर्फ आतंकवादियों के कैंप पर हमला करने का आदेश मिला था, इसलिए वह इन कागजों पर साइन नहीं करेगा। यह सुनकर गवर्नर कहता है, तो फिर तुम खुद ही अपने लिए जहन्नुम चुन रहे हो। अब खुद भगवान भी तुम्हें यहां से नहीं निकाल पाएंगे, कम से कम जब तक मैं जिंदा हूं बिल्कुल नहीं। अब समझोगे मौत की पीड़ा क्या होती है और टॉर्चर किसे कहते हैं। इसके बाद डेंगलर पर फिर से भयानक अत्याचार शुरू होता है। उसे रोजाना दर्द में रखा जाता और उस मौजूद हर इंसान से मिलवाता है। जिन भी एक अमेरिकन पायलट था और कई सालों से यही कैदी बना हुआ था, लेकिन अमेरिकन सरकार ने उसे यहां से निकालने की कोई कोशिश नहीं की थी। यह सोचकर डेंगलर को बहुत गुस्सा आता है। एक सैनिक जो अपने देश के लिए जान देने को तैयार है, वही सैनिक को बचाने में सरकार कोई मदद नहीं कर रही। लेकिन डेंगलर अच्छे से समझता है कि यहाँ वह फंस चुका है। इसे ही छोड़कर भागने की प्लान उसे खुद बनानी होगी। देखता है कि दिन के समय कैदी खुले में बिना किसी शक्ल के घूम सकते थे, लेकिन चारों तरफ लगे बांस के घेरे के पास जाना मना था। कोई शक दिखा तो गार्ड गोली चला देते। इतने खतरे के बावजूद डेंगलर इस जगह को जेल जैसा नहीं मानता, क्योंकि यहां ना तो लोहे की शक्ल थी ना मोटी कंक्रीट की दीवार। उसे लगता था कि यहां से वह भाग सका है, लेकिन उसके दिमाग में एक बार भी यह नहीं आया कि अगर भागना इतना आसान होता तो बाकी कैदी अब क्यों नहीं भागे। लेकिन जिन सोचता था कि शायद युद्ध खत्म होने पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जब डेंगलर ने उसे बताया कि युद्ध अभी भी चल रहा है और अब भी चलेगा, तो जिनकी आंखों उसके दिमाग में कोई ना कोई प्लान घूम रहा था। ड्यूए कहता है, यहाँ बांस के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कील मिलना तो लगभग नामुमकिन है। तभी एक कैदी बताता है कि उसे पता है कील कहाँ है। वह कहता है कि कल सुबह दिखाएगा। अगली सुबह वह डेंगलर को दूर एक छोटी सी ऊंचाई पर खड़े एक गार्ड की ओर इशारा करता है। ठीक उसके सिर के बाजू में एक ईल लगी हुई थी, जिन उसे समझाता है, प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिससे हम सब की जान खतरे में पड़ जाए। लेकिन डेंगलर के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, किसी भी कीमत पर यहां से निकलना ही होगा। वह एक प्लान बनाता है। उसके इशारे पर कैदी अजीब अजीब हरकतें करने लगे हैं ताकि गार्डों का ध्यान उसी तरफ लगा रहे। यह देखकर गार्ड बंदूकें उठाकर उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। मौका देखते ही डेंगलर धीरे से उस छोटे गार्ड की तरफ जाता है और टूथपेस्ट लेने का बहाना करके
चालाकी से वह कील निकालकर अपनी जेब में छुपा लेता है। फिर गार्डों की नजर से बचकर वह उस कील को घिसकर एक पतला नुकीला हथियार बना लेता है। रात में जब सारे गार्ड सो जाते हैं तो वह मुंह से कील निकाल डालेंगे। लेकिन अगर युद्ध जल्द खत्म होने वाला होता तो क्या ये वियतनामीज दिन रात मेहनत करके ऊंचे ऊंचे वॉचर टावर और बांस की जेल बना रहे होते? डेंगलर उसे कहता है, मैं अकेला नहीं भागूंगा, मैं सबको लेकर भागने का प्लान बना चुका हूं। लेकिन जिन बिल्कुल भी जाने के लिए तैयार नहीं होता। वह तो उल्टा डेंगलर को धमकी देता है, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं चिल्लाकर सबको जगा दूंगा। डुई समझ जाता है कि जिन कभी भी उनके साथ विश्वासघात कर सकता है। उनके पास भागने का सिर्फ एक ही मौका है और वे इस मौके को खोना नहीं चाहते। इसलिए उन्हें फिलहाल अपना प्लान रद्द करना पड़ता है। अगले दिन कुछ वियतनामीज लड़ाके उनके कैंप में आते हैं और कैदियों की तलाशी लेते हैं। चाहते थे कि कैंप में जरा सी भी लापरवाही ना हो। इसी वजह से वे एक गार्ड को सिर्फ इसलिए बुरी तरह डांटते हैं क्योंकि उसने अपनी बंदूक नीचे रख दी थी। इसके बाद से हर कुछ हफ्ते में गार्डों को बदलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर हफ्ते नए नए गार्ड इस जेल की पहरेदारी करते तो लगता रहता कि अभी गोली मार देंगे। खैर, एक दिन जब वह सब गार्ड्स की पोजीशन और एंगल को लेकर प्लान बना रहे थे, तभी एक गार्ड उन्हें देख लेता है। वह बंदूक तान कर पूछता है, क्या कर रहे हो तुम लोग? तब वे तुरंत जवाब देते हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही समय पास कर रहे थे। इस जेल में करने को है ही क्या? हमारे पास कोई भागने की प्लानिंग नहीं है और हम भाग भी कैसे सके हैं? इतने सारे गार्ड्स की नजर हम पर रहती है। इन छोटे छोटे पत्थरों से हम तुम लोगों जैसे हथियारबंद गार्ड्स का क्या बिगाड़ पाएंगे? उनकी बात सुनकर गार्ड को उन पर किसी तरह का शक नहीं होता। हर रात डेंगलर अपने हाथ की कड़ियाओं खोलकर झोपड़ी के नीचे लगे बांस को थोड़ा थोड़ा करके काटता रहता ताकि बाहर निकलने लायक एक रास्ता बन सके। ऐसे ही एक दिन उसने पूरा बांस काट ही डाला। फिर वह रेंगते हुए बांस की फेंसिंग के पास जाता है और मिट्टी खुरच कर देखता है कि बांस कितनी गहराई में गड़ा है। किस्मत से वह बांस की घेराबंदी उनकी सोच से भी ज्यादा कमजोर थी और ज्यादा गहरे तक घड़ी हुई भी नहीं थी। इसका मतलब था कि वे नीचे से मिट्टी खुरचकर आराम से बांस करा सकते हैं, बाहर निकल सके थे। अगले दिन डेंगर डुएन को भी वह जगह दिखाता है, लेकिन तभी एक गार्ड उन्हें वहां घूमते हुए देख लेता है और डांट कर भगा देता है। डेंगलर कहता है, बारिश शुरू होने में बस एक हफ्ता बचा है, हमें उसी दिन भागना होगा। सब उसकी बात पर तैयार हो जाते हैं, लेकिन जिन फिर से रोकने लग जाता है। तब डेंगलर गुस्से में बोलता है, अगर तुम यहीं सड़कर मरना चाहते हो तो मर जाना, मैं अब और वेट नहीं करूंगा। अगले दिन गार्ड उन्हें खाने में सिर्फ कीड़े मकोड़े देते हैं और अब हर दिन उन्हें यही खाना पड़ता था। चावल मिलना लगभग बंद हो गया था क्योंकि अमेरिकन बमबारी की वजह से गांव वालों की सारी फसल तबाह हो गई थी। यहां तक कि गार्ड्स भी भूखे रह जाते थे। इसलिए वह कैदियों का खाना खुद खा लेते और कैदियों को ये घिनौने कीड़े मकोड़े खाने को देते। फिर भी कैदियों में सिर्फ डेंगलर बिना मुंह बनाए ये सब खा लेता, क्योंकि वह जानता था अगर उसने खाना छोड़ दिया तो बाकी कैदियों की तरह वह भी बेहद कमजोर पड़ जाएगा और फिर शायद उन्हें मार भी सकते थे। अगले दिन जब गार्ड उन्हें हथकड़ियों से बांध रहे होते हैं, कभी अचानक आसमान में एक अमेरिकन फाइटर जेट दिखाई देता है। इसे देखते ही गार्ड्स बेकाबू होकर कैदियों को पीटने लगे हैं। उन्हें शक होने लगता है कि शायद कैदी किसी तरह अमेरिकन जेट को सिग्नल दे रहे हैं। इसलिए उस दिन के बाद से जब भी ऊपर से कोई फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर गुजरता, गार्ड्स इसी तरह कैदियों पर जुल्म ढेतो इस सब से टूटने लगा है। लेकिन डेंगलर उसे संभालता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे जैसे भी हो, हम यहां से जिंदा निकलेंगे। अगले दिन कैदियों को गार्ड्स के किचन में कुछ बातें करते हुए सुनाई देती हैं। एक कैदी उनकी भाषा जानता था। ध्यान से सुनने के बाद उन्हें समझ आता है कि गार्ड्स कैंप में खाने की कमी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कुछ गार्ड खाने की तलाश में बसर गए थे, लेकिन खाली हाथ लौटे। बमबारी के कारण वहां की जमीन पूरी तरह बंजर हो गई थी और अब वहां खेतीबाड़ी करना नामुमकिन था। इसलिए गार्ड्स कैदियों को जंगल में ले जाकर मारने की प्लान बना रहे थे। और अगर गवर्नर से पूछा जाता
तो वह झूठ बोलते कि कैदी भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें गोली मारनी पड़ी। यह सब सुनकर कैदियों को समझ आ जाता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, यहां रहेंगे तो मर जाएंगे। इसलिए अगले दिन ही भागने का फैसला कर लिया जाता है। अगले दिन डेंगलर गार्ड्स के किचन में जाने का इंतजार करता है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, वह झोपड़ी के नीचे से बाहर निकलता है और दौड़ते हुए गार्ड्स की बंदूकें उठा लेता है। पास में जितनी बंदूकें मिलती हैं वह उतनी उठा लेता है और फिर सबको एक एक करके बांट देता है। प्लान के अनुसार उन्हें सबको किचन में इकट्ठा होना था और गार्ड्स को घेरना था। डेंगलर जल्दी से एक तरफ पहुंच जाता है, लेकिन बाकी कैदी समय पर नहीं पहुंच पाते। सामने 6 गार्ड खड़े थे जिन्हें अकेले संभालना संभव नहीं था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी ड्वेन के अलावा कोई नहीं आता। इसके कारण डेंगलर मजबूर होकर गार्ड्स पर गोली चला देता है। वह चिल्लाकर जिन को बुलाने लगता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आता है कि जिन ने उन्हें धोखा देकर भाग लिया है। डेंगलर छोटे गार्ड को छोड़ देता है क्योंकि इन सब गार्ड्स में वही एकमात्र था जो उनके साथ हंसी खुशी में रहता था। फिर वह आसपास से जितना भी खाना मिल सकता था हाथ में उठाकर ले लेता है और ड्वेन के साथ जंगल की तरफ भाग जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह जिन को देखता है जो डेंगलर की जान को खतरे में डालकर अकेले भाग आया था, लेकिन वह ऐसा दिखाता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। डेंगलर उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, तुमने हमें छोड़कर क्यों भाग गए? हमने तो साथ में भागने की प्लान बनाई थी और उस प्लान में हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। कोई भी किसी को छोड़कर नहीं भागेगा। लेकिन जिन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता और वहां खड़े खड़े जैसे भूत बन जाता है। तब डेंगलर उसके पैरों के जूते देकर पूछता है, तुमने ये जूते कहां पाए और हमारे जूते कहां हैं? ड्वेन फिर झूठ बोलता है कि वहां और जूते नहीं थे और शायद बाकी कैदी जूते लेकर भाग गए होंगे। डेंगलर को यह बात अजीब लगती है। उसे समझ आता है कि शायद इतने लंबे समय तक कैद रहने की वजह से जिनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है और अगर उन्हें बचना है तो अब उन्हें अलग होना पड़ेगा, वरना जिन की वजह से बाकी कैदी फिर पकड़ लिए जा सकते हैं। इसके बाद डेंगलर जिन को वहीं छोड़ देता है और ड्वेन के साथ आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ड्वेन ऊपर आसमान की तरफ देखता है और कहता है, बारिश आने वाली है और यह अच्छी खबर थी क्योंकि अब उनके पास पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना था। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। वे थोड़ी बारिश का पानी पीते हैं और चावल की पुतली खोलकर वहां से थोड़ा खाना खा लेते हैं। लेकिन जहां वे रुके थे वहां की मिट्टी भीग चुकी थी और फिसलन भरी थी, जिससे तेज बहाव उन्हें अपने साथ खींच ले जाता। उनका बाकी बचा हुआ खाना इस पानी की तेज धारा में बहकर नष्ट हो गया। अब उन्हें तुरंत खाना तलाश में निकल पड़े, लेकिन देखा गया कि ड्वेन की हालत और भी खराब होती जा रही थी। उसके शरीर में दर्द, तकलीफ और थकान के अलावा वह कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें जंगल के बीच एक पुराना पर्यटक घर दिखा और वहीं आज का दिन बिताने का फैसला करते हैं। अंदर आते आते दोनों के शरीर वैसे ही टूट चुके थे। उधर ड्वेन पूरी तरह से हार मान चुका था। वह अब शांतिपूर्वक मरना चाहता था। वो डेंगलर से कहता है, मुझे यहीं मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं अब और नहीं चल सका। लेकिन डेंगलर हार नहीं मानता। वह उसे हिम्मत देता है और एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाता है। कहता है कि वह इतने साल तक वहां मरते मरते जीता आया है और किसी तरह से वह दोनों यहां से भाग भी निकले हैं। बस किसी तरह अगर वह यह जंगल पार करके जिंदा बाहर निकल आए तो उनके लिए एक खूबसूरत जिंदगी इंतजार कर रही है। ये सब बातें सुनने के बाद ड्वेन में फिर से जीने की इच्छा जाग उठती है। बातों के दौरान ही वह अचानक 2 हेलीकॉप्टर उन्हें आते हुए देखते हैं। डेंगलर जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगता है, हमें बचाओ, हम नीचे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कोई ध्यान नहीं देता। ठंड में ड्वेन का शरीर कांपने लगा है और उसके हल्सिनेशन शुरू हो जाते हैं। अपने आप वह कहता है, डेंगलर धीरे धीरे बात करो, नहीं तो गार्ड्स फिर से आ जाएंगे। लेकिन डेंगलर उससे कोई बात नहीं कर रहा होता। ड्वेन उल्टा सीधा बोलने लगता है। उसकी खराब स्थिति देखकर डेंगलर उसे शांत होने और लेट जाने को कहता है
और फिर वह चारों ओर के पूरे इलाके में आग लगाने का निर्णय लेता है। शायद धुआं देकर कोई अमेरिकन प्लेन उन्हें देख ले। और डेंगलर यही करता है। वह पेड़ों की छाल घिसकर आग लगा देता है। देखते देखते आग इतनी फैल जाती है कि कुछ ही समय बाद एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है। डेंगलर फिर से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश अमेरिकन लोग उसे आतंकवादी समझकर हेलीकॉप्टर से बेवजह गोली चलाने लगते हैं। सौभाग्य से वह किसी तरह वहां से बच निकलता है। अगली सुबह जब ड्वेन की नींद खुलती है, वह देखता है कि उसका शरीर बिल्कुल जिंदा लाश जैसा हो गया है। उसे ठीक से चलने की क्षमता नहीं है। वह देखता है कि डेंगलर ने चारों ओर आग फैला दी है। ड्वेन कहता है, हमें अभी यहां से भागना होगा। शायद यह आग और धुआं देखकर सच्चे गार्ड्स फिर से आ जाएंगे। इसलिए वे अब और समय बर्बाद नहीं करते और अपने शरीर की बाकी बची हुई ताकत से आगे बढ़ते हैं। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक गांव के पास पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा बाल्टी में पानी लेकर जा रहा है। बहुत प्यास लगने के कारण दोनों उससे थोड़ा पानी मांगते हैं, लेकिन पानी देने की बजाय बच्चा चिल्लाता है और गांव वालों को बुला लेता है। गांव वाले आकर उन्हें घेरे में ले लेते हैं और हंगामा शुरू कर देते हैं। दोनों के शरीर में वहां से भागने की कोई ताकत नहीं थी, इसलिए उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ता है। फिर भी गांव के किसी व्यक्ति ने ड्वेन के पैर पर चाकू मार दिया। उस दर्द से ड्वेन चिल्ला उठा है, लेकिन उसी क्षण उस गांव वाले ने ड्वेन की गर्दन काट दी और गला शरीर से अलग कर दिया। यह देखकर डेंगलर लगभग पागल हो जाता है। वह चिल्लाते हुए गांव वालों पर हमला करने जाता है। गांव वाले डर के मारे वहां से भाग जाते, क्योंकि वे संख्या में कम थे। डेंगलर भी वहां से भागकर जंगल में छुप जाता है। कुछ ही देर बाद और गांव वाले उसे खोजने वहां पहुंचते हैं। इस तरह रात हो जाती है। रात के समय डेंगलर के साथ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। उसे ड्वेन की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि उसका दोस्त उसके पास ही बैठा है। अब वह इस जंगल में अकेला रह गया था। यहां अकेले बिना खाने और पानी के बचना बहुत कठिन था। डेंगलर कई दिन इसी तरह जंगल में गुजार देता है। एक दिन खाने की तलाश में घूमते घूमते डेंगलर कुछ वियतनामी सैनिकों को देखता है। वे एक जगह बैठकर खाना खा रहे थे। कुछ समय बाद जब वे वहां से चले जाते हैं तो उन्होंने जो खाना छोड़ा था, भूख के मारे डेंगलर उसे खाने लगता है। इससे उसकी भूख थोड़ी तो मिटती है, लेकिन शरीर में विटामिन की कमी की वजह से वह बहुत कमजोर पड़ जाता है। बीच बीच में उसके सामने अजीब अजीब दृश्य आते हैं और ड्वेन की परछाई उसकी आंखों के सामने तैरती रहती है। यह सब उसकी कमजोरी के कारण होता है। पूरी रात वह इसी तरह गुजारता है। अगले दिन खाने की तलाश में डेंगलर एक नदी के किनारे पहुंचता है। वहां वह पानी में एक सांप देखता है। क्योंकि इस सांप का विष नहीं था, डेंगलर डरता नहीं और उसे पकड़ लेता है और दांतों से काटकर उसे खाने लगता है। खाते समय अचानक उसे एक विमान की आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से एक पता उठाता है और विमान को इशारा करने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद इस बार वह बच जाएगा। वह विमान आकाश में कई बार चक्कर लगाता है और कुछ ही देर में उसकी तरफ आने लगा है। सौभाग्य से उन्होंने डेंगलर को देख लिया। डेंगलर लगभग उम्मीद छोड़ चुका था कि वह यहां से जीवित बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां एक हेलीकॉप्टर पहुंचता है। हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंकी जाती है। डेंगलर का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जल्दी से रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा है, लेकिन तभी वियतनामी आतंकवादी उसे देख लेते हैं और बेतरतीब गोलियां चलाते हैं। इसके जवाब में अमेरिकी सैनिक हेलीकॉप्टर से फायरिंग करते हैं। इतने लंबे समय तक चले कठोर यातना और जीवित रहने की लड़ाई के बाद आखिरकार डेंगलर जीत सकता। इसके बाद डेंगलर को बेस से स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वहां उसकी धीरे धीरे इलाज किया जाता है और वह काफी हद तक स्वस्थ हो जाता है। थोड़ी स्वस्थ होने पर CIA एजेंट वहां की हर घटना का विवरण जानना चाहते हैं, लेकिन डेंगलर इन सब चीजों को छोड़कर बस अपने दोस्तों से मिलने की इच्छा रखता था। तभी देखा जाता है कि उसके दोस्त डेंगलर की जीवित वापसी की खुशी में वहां एक बहुत बड़ा केक लेकर आए हैं। सभी बेहद खुश थे अपने दोस्त को वापस पाकर, लेकिन डेंगलर CIA एजेंट्स के सवालों से परेशान हो चुका था।
वह अपने दोस्तों से कहता है कि वह यहाँ से जाना चाहता है। उसके दोस्त उसे वॉशरूम में ले जाने का बहाना बनाकर 10 मिनट का समय निकालते हैं और केक लेकर आए ट्रॉली में छिपाकर उसे अस्पताल के बाहर ले आते हैं। इसके बाद डेंगलर को हेलीकॉप्टर से लेकर यूएस नेवी के जहाज पर पहुंचाया जाता है। वहां पूरी क्रू उसकी जीवित वापसी की खुशी में जश्न मना रही थी। डेंगलर के चेहरे पर भी मुस्कान थी। उसने एक नई जिंदगी पाई थी, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे अपने उन साथी बंदियों के लिए दुख भी था। डेंगलर तो जीवित बच गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके साथी बंदियों को वहां से बचाया नहीं जा सका। शायद वे इतने समय में मर चुके थे। खैर, अंत में यह बताया जाता है कि डेंगलर ने लगभग 6 महीने जंगल की जेल में बिताए थे, जिसमें से 23 दिन वह पूरी तरह जंगल में ही था। वह जेल और जंगल में केवल कीड़े मकोड़े और सांप खाकर जीवित रहा। उस नरक से बचकर लौटने के बाद उसे एक्टिव ड्यूटी से रिटायर कर दिया गया और वह सिविलियन टेस्ट पायलट के रूप में काम करने लगा सकता। इसके बाद डेंगलर को बेस से स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वहां उसकी धीरे धीरे इलाज किया जाता है और वह काफी हद तक स्वस्थ हो जाता है। थोड़ी स्वस्थ होने पर CIA एजेंट वहां की हर घटना का विवरण जानना चाहते हैं, लेकिन डेंगलर इन सब चीजों को छोड़कर बस अपने दोस्तों से मिलने की इच्छा रखता था। तभी देखा जाता है कि उसके दोस्त डेंगलर की जीवित वापसी की खुशी में वहां एक बहुत बड़ा केक लेकर आए हैं। सभी बेहद खुश थे अपने दोस्त को वापस पाकर, लेकिन डेंगलर CIA एजेंट्स के सवालों से परेशान हो चुका था। वह अपने दोस्तों से कहता है कि वह यहाँ से जाना चाहता है। उसके दोस्त उसे वॉशरूम में ले जाने का बहाना बनाकर 10 मिनट का समय निकालते हैं और केक लेकर आए ट्रॉली में छिपाकर उसे अस्पताल के बाहर ले आते हैं। इसके बाद डेंगलर को हेलीकॉप्टर से लेकर यूएस नेवी के जहाज पर पहुंचाया जाता है। वहां पूरी क्रू उसकी जीवित वापसी की खुशी में जश्न मना रही थी। डेंगलर के चेहरे पर भी मुस्कान थी। उसने एक नई जिंदगी पाई थी, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे अपने उन साथी बंदियों के लिए दुख भी था। डेंगलर तो जीवित बच गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके साथी बंदियों को वहां से बचाया नहीं जा सका। शायद वे इतने समय में मर चुके थे। खैर, अंत में यह बताया जाता है कि डेंगलर ने लगभग 6 महीने जंगल की जेल में बिताए थे, जिसमें से 23 दिन वह पूरी तरह जंगल में ही था। वह जेल और जंगल में केवल कीड़े मकोड़े और सांप खाकर जीवित रहा। उस नरक से बचकर लौटने के बाद उसे एक्टिव ड्यूटी से रिटायर कर दिया गया और वह सिविलियन टेस्ट पायलट के रूप में काम करने लगा।